नमस्कार दोस्तों। आज हिस्ट्री सीरीज 3 काफ़ी समय बाद मैं कर रहा हूँ। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं महान शासक औरंगजेब और मुग़ल सल्तनत के पतन के मुख्य कारण बताऊंगा। तो इतिहास में दर्जित जितनी भी कालखंड और कालक्रम हैं मॉडर्न इतिहास का, उसमें ऐसा कह सकते हैं कि औरंगजेब एक सर्वोत्तम, अप्रतिम और सक्सेसफुल रूलर था। तो उसकी सफलता का अगर पैमाना देखें तो वर्ल्ड के जीडीपी का 25% से ज़्यादा अपने साम्राज्य के जीडीपी को वो उस समय ले गया, और इतिहास में पहली बार चाइना डायनेस्टी को भी इंडिया ने जीडीपी में सरपास कर दिया। इतना ही नहीं, यह महान शासक बहुत लंबा समय जिया और तकरीबन 5 दशक तक इसने पूरे आज के भारतीय महाद्वीप पर शासन किया। इसका शासन काफ़ी लंबा रहा और इसने आज के इंडिया, पाकिस्तान, कुछ पार्ट ईरान, पूरा अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया से लेकर के आज का बांग्लादेश और बर्मा तक ये पहुंच गया। सुदूर यह दक्षिण के तमिलनाडु तक अपना राज्य प्रस्थापित करने में सफल रहा। साथ साथ इसने व्यापार को भी खूब बढ़ाया। यह बहुत लंबा जिया, 88-89 ईयर्स तक की जीवन यात्रा में इसने अपने आप को एक सफल शासक के रूप में प्रस्थापित किया। अगर सफलता का पैमाना देखें तो यह स्थिरता ले आया। व्यापार को इसने अप्रतिम लेवल पर बढ़ाया और अपने जीवन काल के अंतिम वर्षों तक यह युद्ध क्षेत्र में सक्रिय रहा, सफल भी रहा, और अनगिनत गलतियां करने के बावजूद इसका साम्राज्य का अविरत वृद्धि, यह जो है अप्रतिम है। इसलिए मैं इसे इस पेनिनसुला ही नहीं, विश्व के गिने चुने महान शासकों और महान विजेताओं में इसकी गणना करता हूँ। तो 1707 में दोस्तों दो महान घटना हुई। हमारा यह महान शासक औरंगजेब, जिसे आलमगीर भी कहते हैं, वर्ल्ड कॉन्करर, उसकी मृत्यु हुई और उसी साल इंग्लैंड में आयरलैंड और स्कॉटलैंड का मर्जर हुआ। तो इंग्लैंड भौगोलिक रीत से एकदम समुद्र से सुरक्षित, संरक्षित हो गया। दोस्तों, जब मुगल ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, हुमायूं का मकबरा और लाल किला आगरा और दिल्ली का बना रहे थे, उसी एरा में इंग्लैंड का शासक बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का नींव रखा, जिसके फलस्वरूप आने वाले समय में यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई। रिसर्चर, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर और एकेडमिशियन की एक बहुत बड़ी संख्या आगे बढ़ी। उसके सामने इंडिया में हमने ताजमहल से जाहिलों की एक पूरी फौज खड़ी की। तो आओ हम देखें कि इतने महान शासक के मरने के महज 30 साल, 50 साल और 70 साल में इंडिया की क्या पोजीशन हुई। 1707 में यह महान शासक मरा और 1739 में नादिर शाह ने करनाल के, आज के हरियाणा में, मुगलों को 1:6 या 1:10 के रेशियो में होने के बावजूद बुरी तरह हराया और दिल्ली से उस समय का 70 करोड़ मूल्य के सोने, चांदी, जवेरात, आभूषण और बहुमूल्य चीज़ें ले गया। यह लूट या यह हार कितनी बड़ी रही होगी, उसका अंदाज़ा आप लगाइए कि नादिर शाह 700 हाथी, 4000 ऊँट और 12,000 घोड़ों पे लूट का सामान ले गया। यही नहीं, यह लूट का सामान उस समय के हिसाब से कितना बड़ा रहा होगा
कि उसकी अगर आज वैल्यूएशन करें तो वह लगभग $200 ट्रिलियन के बराबर था। नादिर शाह ने इस विजय के बाद पूरे ईरान का टैक्स 3 साल माफ कर दिया। यह तो महज औरंगजेब के मरने के 32 साल के अंदर हुआ। उसके मरने के महज 57 साल के अंदर अफगानी शासक दिल्ली तक कब्जा करने में सफल हो जाता है और मुगलों को बहुत सारी रुसवाइयाँ और जिल्लत का सामना करना पड़ता है। 1770 और 80 के बीच, मतलब हमारे महान शासक के मरने के महज 70 साल के अंदर ही अब्दुल कादिर जैसा लुटेरा, जिसके वंशज मुगल के सेना में थे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थे, उसने न ही दिल्ली को बुरी तरह लूटा, बाकी मुगल हरम और उसमें रहने वाले बहुत सारी औरतों का अकल्पनीय ढंग से, जिसकी तुलना न कर सके, इस तरह से उसने अपमान किया। उन्हें कई दिन तक नग्न अवस्था में दीवाने आम और दीवाने खास में खड़ा रखा और मुगल बादशाह शाह आलम को की दोनों आंखें निकाल ली। तो 30 साल, 50 साल, 70 साल में ऐसा तो क्या हुआ कि इतना बड़ा एम्पायर और इतना महान शासक, जिसकी तुलना वर्ल्ड के महानतम शासकों में किया जा सकता है, तो ऐसे क्या कारण थे कि इतनी बड़ी आपत्ति इस मुगल वंश पे आई? तो इसका जो मेन कारण है, मैं ऐसे 15 कारण आपको बताऊंगा, लेकिन मेन कारण आप समझिए कि 1707 में मरने के महज 50 साल के अंदर 12 मुगल शासक बदले गए। आजम शाह 3 महीना, बहादुर शाह 5 साल, जहांदार शाह 1 साल से भी कम, फारूक शेर 6 साल से कम, रफ़ी उल दर्जात महज 4 महीना, शाहजहां 2 महज 4 महीना, जहांगीर 2 मात्र 29 दिन, मोहम्मद शाह जिसके शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया, वह 29 साल तक शासन कर पाया, अहमद शाह 6 साल से कम, आलमगीर 2 5 साल से कम, और शाह आलम जिसको उसी के दरबारियों ने अंधा कर दिया और पूरी हरम को इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ा। तो महज 50 साल के 70 साल के अंदर ही 11 शासक बदले गए। इतना महान शासक अपनी लीगेसी क्यों नहीं छोड़ पाया? तो दोस्तों, उसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जैसे मैंने हिस्ट्री के पहले दो चैप्टरों में बताया हुआ है, इनके सारे कारण जो है व्यापारिक थे। तो सबसे पहला जो कारण है, यह वेल्थ का एक्यूमुलेशन। नंबर 1, कैसे कि मुस्लिम रूलिंग क्लास में धर्म आधारित विद इन फैमिली शादियां होती थी, जिसके कारण वेल्थ का एक्यूमुलेशन विद इन फैमिली काफ़ी मात्रा में बढ़ी। समाज में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे दूसरे समाजों में होता था उतना न हो पाया। नंबर 2, 15वीं और 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी के अंत में कोलंबस आज का साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और हवाई टापू का आविष्कार करने में सफल हुआ और वहाँ से स्पेन, जो एक छोटा सा राज्य था, छोटा सा देश था, अकूत धन संपदा लूट के रूप में इकट्ठा होनी चालू हुई। यह कितनी रकम थी कि उस समय के वर्ल्ड प्रोडक्शन का 55% से ज़्यादा चांदी मात्र बोलिविया से मिंटिंग होने लगी। अकूत धन संपदा लूट ली गई। लाखों नेटिव अमेरिकन्स को अलग अलग तरह की प्रताड़ना दे करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार डाला गया। जो गुलाम के रूप में यूरोप में आए, उनकी संख्या और उनकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ स्पेन के
बंदरगाह पर 2 कंसाइनमेंट का मैं विवरण दूं तो उनके कस्टम क्लियरेंस में 2.5 से 3 महीना लगा। इतना ज़्यादा सोना चांदी ये सब आया। उसी के बैक टू बैक पोर्टुगल ने वाया साउथ अफ्रीका इंडिया की तरफ का रूट आविष्कार किया, जिससे यूरोप का इंडियन पेनिनसुला से व्यापार बढ़ा। तो 17वीं शताब्दी तक आते आते जो व्यापार पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और उत्तर भारत का डोमिनेंस था, उससे कहीं ज़्यादा व्यापार अब साउथ से यूरोप और अरब कंट्री के थ्रू होने लगा। यह व्यापार कितना बड़ा था कि आज का इस्तांबुल, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे, और वेनिस रातों रात उसकी जगह लिस्बन ने ले ली। समुद्री रास्ते से व्यापार के कारण यह सुरक्षित था, संरक्षित था और उसका कॉस्ट भी कम था। इसके सामने नंबर 2 पे देखें तो उत्तर भारत से जो एक बहुत बड़ा व्यापार का आर्टिकल था वो थे वॉर लाइक हॉर्सेस, जो सेंट्रल एशिया से आते थे, जिस पर अफगानिस्तान से होकर के 1.5 से 2 लाख घोड़े हर साल आते थे। वॉरफेयर में चेंजेस के कारण यह व्यापार साल दर साल कम होता गया। याद रहे दोस्तों, हमारा महान शासक औरंगजेब वॉरफेयर की बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी लेकर के आया। उसने कैमल माउंटेड सिविल गन और छोटे कैनन का उपयोग करना शुरू किया, जिसके कारण उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत बाय एंड लार्ज बहुत ही पीसफुल हो गया। साउथ में वह बहुत लंबा रहा। तो व्यापार जो था उसके साउथ के वाइस रॉयल्टी के समय ही वह जान गया था कि अब व्यापार का मेन प्रखंड जो है वह साउथ से डोमिनेंट होगा। ये कितना डोमिनेंट होगा इसकी आप परिकल्पना करिए कि उस समय के यूरोप में 520 के ऊपर पॉलिटिकल एंटिटी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन प्रॉस्पेरिटी के कारण, व्यापार बढ़ने के कारण और दूसरी प्रवृत्तियां व्यापार के रिलेटेड बढ़ने के कारण 520 के ऊपर पॉलिटिकल एंटिटी 17वीं शताब्दी के अंत तक 25 तक आकर के, मतलब कंसोलिडेशन जैसे प्रॉस्पेरिटी आने पे वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, वह यूरोप में हुआ। वही हिंदुस्तान में भी हो रहा था औरंगजेब के जरिए कंसोलिडेशन। लेकिन व्यापार में ज़्यादा फायदा होने के हिसाब से ट्रेंड आर्मी और उससे रिलेटेड मर्सिनरी आर्मी अब व्यापार और उससे रिलेटेड एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने लगी। हमारा महान शासक 30 साल तक दक्षिण के कुछ हजार स्क्वायर माइल एरिया को कंट्रोल करने में इतना व्यस्त रहा, जिससे प्रति वर्ष 1 लाख के ऊपर सैनिक या तो मारे गए या उन्हें कंपनसेट करना पड़ा। तो 28 साल के अपने अविरत लड़ाई, जो अकल्पनीय है, विश्व का कोई भी महान शासक लगातार इतने वर्षों तक वॉर लाइक पोजीशन में वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं रहा है। कुछ देशों के संघ ये लड़ाई लड़े होंगे, लेकिन कोई शासक महज कुछ हजार स्क्वायर माइल एरिया कंट्रोल करने के लिए अपनी राजधानी से इतना दूर रहा। इसके बावजूद उसके हर एक परगना, प्रोविंस और भूभाग से प्रॉस्पेरिटी और टैक्स कलेक्शन रेगुलर और नियमित था, जो उसे नियमित मिलता रहा। तो इतनी बड़ी सेना, जो कि 5 लाख के ऊपर सिर्फ औरंगजेब की सेना थी, उसको वॉर लाइक पोजीशन में 30 साल तक स्टैंडिंग पोजीशन में रखना, ये अपने आप में ऐतिहासिक और बहुत बड़ा मैराथन वर्क था, अनइमेजिनेबल। आज के हम सुपर पावर को भी इस तुलना में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप समझिए कि दूसरा जो हमारे महान शासक ने गलती की, उसने टैक्सेशन, व्यापार पे टैक्सेशन उसने 2.5% और 5% मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के लिए रखा। इसने इतना ज़्यादा करप्शन का पोजीशन दिया
कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिल रहा था और उसकी बजाय जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उनकी रेवेन्यू काफ़ी बढ़ी, जो हम देख सकते हैं कि उसके मरने के महज कुछ सालों में ही हैदराबाद पे निजाम ने कब्जा कर लिया। रीजन बहुत बड़ा व्यापार था। अब व्यापारी की तरह पोर्टुगीज, फ्रेंच, इंग्लिश, डच, बेल्जियम और दूसरे अनगिनत यूरोपियन पावर इस एरिया में सक्रिय थे। ये मेन थे। नेवल पावर यूरोप में दिन दूना रात चौगुना प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा था। फायर आर्म्स आपको मैं एक दूं, मध्य फ्रांस में सिर्फ 10 साल के अंतराल में 6 लाख से ऊपर अच्छे किस्म के राइफल मैन्युफैक्चर और ट्रेड हुए, सिर्फ मध्य फ्रांस में। यूरोप में साइंस की उत्क्रांति आई। साइंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन के इतनी सारी आविष्कार हुए कि जो इंडियन के लिए अकल्पनीय थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉन्स्टेंटिनोपल और आज का वेनिस, उसका जगह रातों रात लिस्बन ने ले लिया। व्यापार इतना एक तरफी हुआ कि इमेजिन करिए कि उस समय के टर्की के सुल्तान ने पोर्टुगीज को डिसलॉज करने के लिए दीव तक धावा बोला, लेकिन ऑलरेडी यूरोपियंस अपनी नेवल सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश कर चुके थे। 30 साल के अविरत लड़ाई के कारण बैटल्ड हार्डन मराठा और दक्षिणी वेरियर क्लास का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि आज तक, अभी तक जो वेरियर क्लास आर्मी में ज्वाइन करते थे वो या तो जाट, सिख, राजपूत, बुंदेला और लोकल थे। अचानक 30 साल के लंबे अवधि साउथ में रहने के कारण बैटल्ड हार्डन मराठा और साउथ इंडियन की एक जनरेशन तैयार हो गई। याद रहे दोस्तों, हमारा महान सम्राट 5 दशक तक एक चक्री शासन किया। उसके मृत्यु के समय उसके परिवार में 7 से 8 पीढ़ियां तैयार हो गई थी जो लड़ने को तैयार थी। क्यों? क्योंकि 2000 सवारी से लेकर के 2000 सवार और 2000 जात, मतलब पैदल और घुड़सवार, तो 10,000 और उसके ऊपर की संख्या ये बादशाह अपने परिवार में ही डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा पॉइंट आ गया। आगे देखें तो वार्निंग बज रही थी। पोर्टुगीज ने शाही हरम से लदे हुए हज के जहाज को लास्ट मैन तक स्लॉटर कर डाला था, लेकिन उन्हें चैलेंज करने की पोजीशन में औरंगजेब नहीं था। उसने बल्कि इंग्लिश, फ्रेंच और डच लोगों से, पोर्टुगीज से खास हल पिलग्रिमेज को सेव करने का गारंटी लिया। उस साइड में उसने ध्यान नहीं दिया। तो नेवल सुप्रीमेसी यूरोपियंस की ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी थी। लेकिन उसके आगे अगर देखें तो जितनी जगह यूरोपियन ने इंडिया में लिया उसकी तुलना में इंडिया कंसोलिडेट होने की जगह पे छोटे छोटे सूबों में और इनमें सुदृढ़ होता गया, जिसका रीजन था टैक्सेशन में डिफरेंस 2.5% और 5%। यही नहीं, अपने अपने जीवन काल में 90 साल जीने के बाद यह महान शासक सक्सेशन के दूसरे, तीसरे या चौथे लेवल को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया और बहुत सारे सवाल इसने कुदरत पे छोड़ दिए। हुआ क्या? इन सब के अलावा उसने जो उस समय के जो बड़े व्यापारिक केंद्र थे, जो बड़े पिलग्रिमेज के सेंटर थे, जो बड़े शैक्षणिक केंद्र थे, ऐसे काशी विश्वनाथ टेम्पल और मथुरा का केशव टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया। उस डिस्ट्रक्शन के कारण आने वाले समय में जो राज्य और उसके शासन को योग्य
पढ़े लिखे लोग मिलने चाहिए थे, उनकी संख्या कम हो गई। और उसके हरम में ट्रेनिंग देने वाले राजपूत, सिख, इन लोगों की संख्या भी काफ़ी कम हो गई, क्योंकि ये फॉडर की तरह काम करते थे साम्राज्य के लिए। ये बुलवर्क की तरह काम करते थे लो कॉस्ट सैनिकों के सामने। तो कॉस्ट बढ़ने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा मुगल, उज्बेक, तुर्कमेन, कबाइली, बलूची, इस तरह के लो वैल्यू वेरियर क्लास के ऊपर डिपेंडेंट होते गए, जिनकी वफादारी को लॉन्ग टर्म में मुगल कभी भी ट्रस्ट न कर सके और न ही इतना बड़ा वेरियर क्लास बना पाए। हुआ क्या, व्यापार इंडिया तरफी इतना ज़्यादा टिल्टेड था कि आप समझिए कि महज छोटी छोटी लड़ाइयों में, छोटे छोटे उसमें नेगोशिएशन के थ्रू आज के मराठे और सिख लाखों चांदी के सिक्कों के बराबर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए। तो नॉर्थ का व्यापार असुरक्षित और महंगा होता गया, साउथ का व्यापार यूरोपियन द्वारा डोमिनेंट होता गया, मार्जिन बढ़ता गया, व्यापार का स्केल भी बढ़ता गया, और जो मर्सिनरी आर्मी या रेगुलर आर्मी सुल्तान बादशाह की सेवा करती थी, वो व्यापार और उससे रिलेटेड चीज़ों में आगे बढ़ती गई, जिससे क्या हुआ, लड़ाइयाँ डिसीजिव न हो करके लड़ाई के पहले, लड़ाई के समय, इवन लड़ाई के बाद में वॉर बूटी के रूप में कलेक्ट करती गई। मतलब प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं हुआ। इवन हमारे महान शासक औरंगजेब के शासन काल में कब्जे किए हुए छोटे छोटे किले और भूभाग को देखें तो उसमें मेजॉरिटी जो थी वो ट्रेड ऑफ ब्राइब के रूप में हुई थी। मतलब लड़ने की क्षमता थी, लड़ने की शक्ति थी, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव था। अपने लंबे शासन काल के कारण जो सक्सेशन की लड़ाइयों में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वह डिस्ट्रीब्यूशन 50 से 70 साल तक हो न पाया, और जब हुआ तब इतना लेट हो चुका था और क्लेमेंट्स इतना ज़्यादा थे कि इस शासन तंत्र का गिरना एक महज समय के मात्र था। तो नादिर शाह की लूट या अफगानी शासक के लूट या अपने ही सामंतों द्वारा जिल्लत का सामना करते हुए यह मुगल साम्राज्य पत्ते की ढेर की तरह गिर गया और 1857 आते आते इतिहास से मिट भी गया। बहुत ही दुखद है, इतना महान शासक, इतने भूभाग पे शासन करने वाला एक महान शासक जो अपने लाइफ में बहुत ही सिंपल था। उस समय के सुल्तान, नवाब या जागीरदारों की तुलना में देखें तो हमारा यह महान शासक बहुत ही सिंपल लाइफ जीता था, बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता था। वह वॉरफेयर में बहुत सारे चेंजेस ले आया। वह एक रेगुलर बड़ी आर्मी रखने के पक्ष में था, उसको मेंटेन करता था, और इतनी लंबी कैजुअलिटी के बावजूद उसने कभी भी अपनी सेना में विद्रोह नहीं होने दिया। यह महान शासक था। इतने बड़े भूभाग पे से अपने कैपिटल से 30 साल दूर रहने के बावजूद इतना कंट्रोल एक्सर्ट करना अकल्पनीय था। तो बहुत लोग मेरे इस डेलिब्रेशन से सहमत नहीं होंगे, मुझे मालूम है, लेकिन इतिहास के पन्नों में जो लिखा हुआ है उससे बाहर जाकर के भी देखें, और यूरोप का कैसे उदय हुआ, उनकी शिक्षा प्रणाली कैसे बढ़ी, वॉरफेयर में कैसे वाधिकता लाए, और इंडियन पेनिनसुला में जो वेल्थ एक्यूमुलेशन कुछ फैमिली, कुछ क्लान या कुछ एरिया में हुआ, वह मेन कारण था औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य के इतने जल्दी पतन का। धन्यवाद।